नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया कहानी का 15वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त हो रहा था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मलिक मैंसन में थोड़ी चहल पहल चालू थी। इस वक्त मलिक मैंसन की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट करवा दी थी। जहां से गेट पर आमतौर पर एक साथ 2 गार्ड्स पहरा दिया करते थे, आज एक साथ 4 गार्ड्स थे। वहीं पूरे बंगले को घेरे हुए ऐसे ही बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। कुछ लोगों के हाथों में AK-47 थी और कुछ लोगों के हाथों में जर्मन शेफर्ड, जो कि बहुत वेल ट्रेंड लग रहे थे। कुल मिलाकर वहां पर 100 से 200 के करीब गार्ड्स मौजूद थे, वह भी बाहरी तौर पर। आंतरिक सुरक्षा इससे भी कई ज़्यादा मजबूत थी। वहीं मैंसन के बड़े से हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक 35 वर्षीय जैद मलिक एक किंग साइज कुर्सी पर बैठा हुआ था। वहीं उसकी दाईं साइड में उसकी बीवी शबाना और उसकी बाईं साइड में उसकी दूसरी पत्नी आलिया बैठी हुई थी। वहीं आलिया के बाजू में जैद मलिक की बहन आयशा मलिक बैठी हुई थी। वहीं शबाना के साइड में दानिश मलिक बैठा हुआ था। वहीं मलिक परिवार के सामने दीवान परिवार बैठा हुआ था। दीवान परिवार का हेड भी एक किंग साइज कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसका नाम प्रभाकर दीवान था। प्रभाकर दीवान के बाजू में उसका भाई महेंद्र दीवान और उसकी दाईं तरफ उसकी पत्नी अवंतिका दीवान बैठी हुई थी। वहीं महेंद्र दीवान के साइड में उसकी पत्नी अंतिका दीवान और अंतिका दीवान के बाजू में समायरा दीवान बैठी हुई थी। वहीं अवंतिका के बाजू में उसका बेटा समरजीत दीवान बैठा हुआ था। इस वक्त समरजीत की आंखें थोड़ी लाल थी, पर वह थोड़े नशे में भी लग रहा था। दीवान परिवार का हेड प्रभाकर दीवान सामने जैद मलिक से कहता है, क्या सोचा है तुमने जैद? क्योंकि हम हाथ पर हाथ धरे रहकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा चौहान के खिलाफ। आप सही कह रहे हैं प्रभाकर दीवान, जैद मलिक ने अपनी कड़क और कर्कश आवाज में कहा। हम भी चाहते हैं चौहान को घुटनों पर लाना, पर वह इस वक्त संभव नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करके उस चौहान को नीचे गिराना होगा और उसकी कमजोरी पर वार करना होगा। पर क्या है उसकी कमजोरी, आप जानते हैं? प्रभाकर दीवान जैद मलिक से सवाल किया। जैद मलिक ने कहा, पता चला है उसकी अभी अभी शादी हुई है, शायद उसकी कमजोरी उसकी पत्नी हो सकती है। तभी वहां पर दानिश मलिक की आवाज़ सब लोगों के कानों में सुनाई देती है। शायद यह नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है राजवीर सिंह चौहान अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता और उसे परवाह नहीं उसकी पत्नी मर जाए या कहीं चली जाए। उसने शादी बस अपने दादा दादी के कहने पर की है। तो यह ख्याल आप छोड़ दीजिए। तुम अभी बच्चे हो दानिश, क्योंकि मैंने पता किया है ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़की को बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड से और बहुत ही सारे मार्शल आर्ट से, जो कि राजवीर की सबसे खतरनाक सबऑर्डिनेट्स की टीम है, और वही उसे लड़की की सुरक्षा की जा रही है उसी से। ऐसे ही तुम अंदाजा लगा लो वह लड़की राजवीर के लिए कितने मायने रखती है। तभी वहां पर समायरा दीवान की आवाज गूंजती है। जी, आपने सही कहा मलिक साहब, वह लड़की राजवीर के लिए बहुत कीमती है। आप जितना सोच रहे हैं उसकी सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा टाइट है। उस लड़की के साथ 2 और लड़कियां हैं, एक तो उसकी दोस्त है और एक उसी के साथ पढ़ने वाली उसकी पर्सनल गार्ड है, और साथ में ही कॉलेज में बहुत सारी सिक्योरिटी सबऑर्डिनेट्स उसकी सुरक्षा करते हैं, वह भी हिडन तरीके से। और उसी के साथ मार्शल गार्ड के साथ साथ उसके साथ हिडन गार्ड भी मौजूद हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी। मतलब वह लड़की राजवीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैद मलिक ने अपने चेहरे पर क्रूर वाले भाव लाते हुए कहा। लेकिन उससे लड़की में इतना खास क्या है जो राजवीर सिंह चौहान उसको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है? महेंद्र दीवान ने कहा, मैंने उस लड़की के बारे में पता किया। वह लड़की अपने चाचा चाची के साथ राजस्थान में रहती थी और शायद उसका सरनेम चंदेल था, और उसके चाचा चाची कुछ साल बाद मुंबई आ गए।
और यहीं रहने लगी। और उस लड़की को उसके चाचा चाची जैसे थोड़ा परेशान करते थे, इसलिए वह हॉस्टल में रहने लगी। और उसकी मुलाकात अनुपम सिंह चौहान से हुई। और फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। प्रभाकर दीवान जैद मलिक की तरफ देखते हुए बोला। जैद मलिक कुछ सोचते हुए कहा, करना ही होगा। पर क्या करना होगा यह मैं सोचने वाला हूँ। 1 महीने बाद ऐसा कुछ होने वाला है जिससे राजवीर सिंह चौहान पूरी तरीके से बिखर जाएगा। ऐसा प्लान बनाऊंगा मैं। बस दीवान साहब आप बस देखते जाइए, हम दोनों की ताकत मिलकर अब चौहान को कैसे मुंह के बल गिराएगी। आप भूल रहे हैं भाईजान, चौहान परिवार अकेला नहीं है। राजस्थान का राणा परिवार भी उसके साथ है। और राणा परिवार और चौहान परिवार के रिश्ते आप जानते ही हैं। अगर हमने कुछ भी चौहान परिवार के साथ करने की कोशिश की तो राणा परिवार हमें छोड़ेगा नहीं। हमें राणा परिवार के साथ लड़ने के लिए एक और परिवार की मदद पड़ेगी। और सब जानते हैं वह परिवार कौन सा है। दानिश ने अपने भाई की तरफ और सारे दीवान परिवार की तरफ देखते हुए बोला। तुम सही कह रहे हो। अगर हमने चौहान परिवार को कुछ करने की कोशिश की तो राणा परिवार हमें छोड़ेगा नहीं। और राणा परिवार की शख्सियत पूरे राजस्थान जानता है। पूरा राजस्थान उनके इशारों पर नाचता है। इसलिए हमें कैसे भी करके बेंगलुरु वाले बेदवंसी परिवार को हमारे साथ मिलाना होगा। प्रभाकर दीवान ने जैद मलिक की तरफ देखते हुए कहा। तभी जैद मलिक की पत्नी सवाना मलिक कहती हैं, अगर इसमें हम हमारे अब्बू जान को लेकर आए तो हमारे अब्बू जान दुबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं और काली दुनिया में उनका बहुत वर्चस्व है। अगर हम उनके आदमियों के साथ कुछ ऐसा करें जिससे राजवीर सिंह चौहान को दुख पहुंचाया जाए तो कैसा रहेगा। जब सबाना मलिक ने यह कहा तो सबकी नज़र शमाला मलिक की तरफ चली गई, जिसके चेहरे पर अपने पति की तरह ही क्रूरता वाले भाव थे। वही अगला दिन चौहान मैंसन। पिछली रात मलिक मैंसन में साजिशों के जाल बुने जा रहे थे, तो वहीं आज चौहान मैंसन के पीछे वाले ग्राउंड में गोलियों की आवाज़ आ रही थी। चौहान मैंसन का पीछे वाला ग्राउंड बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। उसमें अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी एरिया थे। वहीं शूटिंग एरिया में वहाँ पर 3 लोग खड़े हुए थे। उनमें से 2 महिला और एक पुरुष था। एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल होगी और एक लड़की थी जिसकी उम्र 21 से 20 साल के करीब होगी। उस लड़की के हाथ में एक ब्लैक गन थी और आंखों पर चश्मे लगे हुए थे, जो कि शूटिंग करते हुए लोग अक्सर लगाते हैं। यह कोई और नहीं, हमारी नंदनी है, जो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं उसके सामने उसकी 35 वर्षीय ट्रेनर थी, जो नंदनी को गन चलाने की ट्रेनिंग दे रही थी। वहीं राजवीर उन दोनों के पीछे खड़ा हुआ था और अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए थे और नंदनी को देख रहा था। इस वक्त नंदनी बेहद थक चुकी थी, क्योंकि राजवीर ने उसे सुबह 4 बजे उठाया था और वह 4 बजे से उठकर ट्रेनिंग कर रही थी। पहले उसने रनिंग, फिर जिम में जाकर ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद ताइक्वांडो से थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ शूटिंग एरिया में आ गई और शूटिंग करने लगी। वहीं नंदनी अब तक 3-4 बार बुल्स आई मार चुकी थी और यह सब देखकर ट्रेनर और राजवीर हैरान थे, क्योंकि पहली बार में ही इतना अच्छा निशाना किसी का होता नहीं था। पर नंदनी ने बिना चीज के ही बंदूक हाथ में लेकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। यह देखकर राजवीर को बेहद हैरानी हो रही थी, क्योंकि जो हाथ सेंथेस्कोप बने हैं, आज वही हाथ अचानक से इतनी अच्छी गन कैसे चला रहे हैं। वहीं नंदिनी ट्रेनर को सुबह से हैरान कर रही थी। ट्रेनर भी नंदिनी को देखकर हैरान हो रही थी। नंदिनी को ताइक्वांडो का हर मूव आता था। थोड़ी सी कमज़ोर थी, इसलिए ट्रेनर उसे हरा पाई थी, पर वह नंदिनी की स्किल देखकर हैरान हो गई थी। यह बात ज़रूर नोट करने वाली थी। ऐसे ही देखते देखते वक्त बीत जाता है और कब सुबह का 9 बज जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। इस वक्त नंदनी अपने कमरे में कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी और राजवीर उसे तैयार होते हुए बड़े गौर से देख रहा था। नंदनी ने इस वक्त मैरून रंग का एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और अपने गले में दुपट्टा ले रखा था और कान में बालियां पहनते हुए वह तैयार हो रही थी। फिर वह अपने माथे पर सिंदूर लगाती है और अपने बालों से छुपा लेती है
और फिर गले का मंगलसूत्र उतार कर उसे हाथ में पहन लेती है और जल्दी से माथे पर तिलक लगाती है और अपने बाल बनाते हुए राजवीर की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर वह तैयार होकर राजवीर की तरफ देखते हुए बोलती है, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? राजवीर नंदिनी की बात पर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, देख रहा हूँ तुम कितनी अच्छी हो। आई मीन शूटिंग में तुमने कहीं तुम कितनी अच्छी हो। आई मीन शूटिंग में तुमने कहीं शूटिंग सीखी है? तुमने यह सब पहली बार किया है क्या? नंदिनी राजवीर की बात पर हड़बड़ा जाती है और वह हकलाते हुए राजवीर को जवाब देती है, वह पहली बार की पहली बार ही है आज यह सब। यह कहते वक्त नंदिनी के चेहरे पर पसीना भी आ रहा था। और क्यों ना आ रहा हो? नंदिनी ऐसे क्यों बात कर रही थी, यह आपको आगे जानने को मिलेगा। नंदिनी राजवीर से नजरें फेरती है और अपना बैग उठाकर सीधा नीचे जाने लगती है। वहीं राजवीर उसे जाते हुए देख रहा था और कुछ सोच रहा था। फिर अपनी सोच से बाहर आता है और नंदिनी की तरफ देखते हुए मन में कहता है, कुछ तो ऐसा है जो तुम छुपा रही हो। वह क्या है मैं पता लगा कर रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ सुबह के 10 बज चुके थे और नंदिनी कॉलेज जा चुकी थी। नंदिनी, आलिया, टीना तीनों एक साथ बैठे हुए थे। वहीं नंदिनी ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, आलिया ने रेड और टीना ने पर्पल रंग का ड्रेस पहना हुआ था। अभी प्रोफेसर आए नहीं थे लेक्चर के लिए और सारा क्लासरूम एक दूसरे से बात कर रहा था। वेरोनिका सेकंड लास्ट बेंच पर बैठी हुई, वहीं फर्स्ट बेंच पर शमायरा दीवान बैठी हुई थी और उसकी नज़र इन तीनों पर ही थी। वहीं टीना नंदिनी और आलिया की तरफ देखते हुए बोलती है, यार तुम दोनों मेरी मदद करो ना। उस लप्पू झंझे से मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वह खामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कुछ करो ना तुम दोनों यार। ओए टीना, यह तेरी भला हमारे सर मत पड़। तेरा पीछा उस लड़के से नहीं छुड़ाने वाला। गलती तेरी थी, तू ही उस लड़के के पास गई थी और तूने ही यह सारी गलतफहमी पैदा की। अब हमें मत बोल ये सब करने के लिए, आलिया ने टीना पर चिढ़ते हुए कहा। यार आलू, बस एक बार मदद कर दे मेरी, तू जो बोलेगी वह मैं करूँगी। मैं बोला नंदू इसको मेरी मदद करने के लिए, और तू भी करना, टीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, हम तेरी मदद करेंगे, पर उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? आलिया ने टपाक से कहा। टीना आलिया की बात सुनकर उसकी तरफ बड़े गौर से देखते हुए आगे बोलती है, आलिया मैंने पहले ही कहा था कि जो कहेगी वो मैं करूँगी। प्लीज़ इस बार उस लड़के से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद कर दे। टीना ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए आलिया से कहा। यार टीना, तुम ऐसे गिड़गिड़ाओ मत, हम तुम्हारी दोस्त हैं तो तुम्हारी मदद हम बिल्कुल करेंगे, पर मुझसे वादा करो कि तुम फिर से ऐसी मुसीबत मोल नहीं लोगी। ठीक है, नंदिनी ने टीना की तरफ देखते हुए अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा। हाँ नंदू, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, टीना ने नंदिनी की तरफ प्यार से देखते हुए बोला। वहीं नंदिनी ने आलिया की बात काट दी थी तो आलिया को नंदिनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह नंदिनी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, नहीं नंदू, इसे इतने हल्के में नहीं छोड़ेगी, इसे भी तो पता चलना चाहिए। आलिया की बात पर नंदिनी उसकी तरफ देखती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, क्या करना चाहती है तू इसके साथ? आलिया ने अपने चेहरे पर डेविल मुस्कान लाते हुए टीना की तरफ देखती है और बोलती है, तुम मुझे 5 स्टार होटल में लेकर जाओ और वहाँ पर एक अच्छा सा पिज्ज़ा और पास्ता खिलाओ। आलिया ने ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, शकल तेरी पानी में पार्ले जी बिस्कुट डुबोकर खाने वाली है और महारानी को 5 स्टार होटल में पिज्ज़ा और पास्ता खाना है, जैसे कि मेरे बाप ने मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। आई बड़ी 5 स्टार होटल में खाना खाने वाली, इससे अच्छा मैं उस लड़के के साथ ना रह लूँ। टीना ने अपने चेहरे पर गुस्से वाले भाव लाते हुए आलिया को सुनाते हुए बोला। देखो देखो, इसकी जुबान कितनी चलने लगी है, यही हमारे पास मदद मांगने आई थी, अब देखो कैसे उल्टा बोल रही है मुझे, पहले मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। आलिया, मैं तेरी हर बात मानूंगी, जो तू कहेगी वो मैं करूँगी, वो मैं मानूंगी। अब देखो आ गई ना अपनी असली औकात पर, आलिया ने टीना की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। यार तुम दोनों छोड़ो भी अपनी बातें और इस पर ध्यान दो कि उस लड़के से टीना का पीछा कैसे छुड़ाएं। पर आलिया मानो अभी भी गुस्सा थी और वह टीना की तरफ गुस्से से देख रही थी। वहीं इतनी ही देर में उनके प्रोफेसर आ जाते हैं और पूरी क्लास में एक साइलेंट माहौल बन जाता है।
वहीं दूसरी तरफ राजवीर के ऑफिस में राजवीर अपनी कैबिन में बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद वह अपना काम खत्म करके काउच पर आराम करने के लिए चला जाता है, पर तभी उसका असिस्टेंट दीपक वहां पर आ जाता है। दीपक के आते ही राजवीर, जो लेटने ही वाला था, वह काउच पर बैठ जाता है और दीपक की तरफ देखने लगता है। इस वक्त दीपक के चेहरे पर बहुत टेंशन वाले एक्सप्रेशन थे। राजवीर दीपक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों दिखाई दे रही है? मुझे कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? दीपक ने कहा, जी सर, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। राजवीर बोला, करो फिर। दीपक राजवीर की तरफ देखकर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहता है। बोला, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर, जो आपका जानना ज़रूरी है। ऐसी भी क्या बात हुई? राजवीर ने गौर से देखते हुए पूछा। दीपक उसे कुछ ज़रूरी बात बताने लगता है। दीपक जैसे जैसे कह रहा था, वैसे वैसे राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल से सख्त हो रहे थे और उसकी आंखों में गुस्सा भी देखा जा सकता था। वहीं दोपहर के 10 बज रहे थे। नंदिनी अपने कॉलेज के लेक्चर से अपनी तीनों दोस्त आलिया, टीना और वेरोनिका के साथ बाहर आ रही थी। आलिया, टीना और नंदिनी एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे थे, तो वहीं वेरोनिका किसी फौजी की तरह अपनी नजरें गड़ाए हुए चारों की तरफ देख रही थी। नंदिनी टीना के गले में अपना एक हाथ डालते हुए कहा, वो तेरा मुंह बोला बॉयफ्रेंड? ये क्या कह रही है नंदू? तो वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। टीना ने अपना मुंह लटकाते हुए कहा, अरे मेरी टीना मीना, नाराज मत हो। तू बात तो बता, उससे कहाँ मिलने बुलाया है? टीना आलिया की बात सुनकर मासूम नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमारे कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में। ठीक है, हम वहीं चलते हैं, इतना कहकर नंदिनी ने कहा। और सब लोग कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में चले जाने लगे और उनके पीछे पीछे वेरोनिका भी चल रही थी। चलते चलते नंदिनी आलिया की तरफ देखते हुए बोलती है, आज मेरे घर चलेगी? आलिया ने कहा, हाँ चलूंगी ना यार। नंदू, मैंने कौन सा तेरा बकरा मार दिया है जो तू मुझे अपने घर नहीं बुला रही है? हाँ, कहते हैं लोग की सहेलियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं, पर तूने तो यह सच करके दिखा दिया। नौटंकी मत कर तू भी। चलना, मैं तो बस आलिया से पूछ रही थी, तुझे तो लेकर ही जाने वाली थी। साथ में हम कथक प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बहुत दिन हो गए कथक किए। तीनों इस बात पर हामी भरते हैं और देखते ही देखते तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, कॉलेज के पीछे वाले गार्डन पर। कॉलेज के पीछे वाला गार्डन बहुत बड़ा था। एक साइड बड़ी सी झील थी और उसमें ढेर सारे कमल के फूल लगे हुए थे और दूसरी तरफ अनेकों प्रकार के गुलाब के पौधे लगे हुए थे और हर प्रजाति के फूल भी थे और स्पेशल स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह बनाई गई थी। पर वहीं सामने फाउंटेन भी था। नंदिनी और बाकी तीनों वहीं रुक जाते हैं, फाउंटेन की करीबी एक एक जगह बैठने के लिए। वहीं पे एक जगह थी, तीनों वहीं बैठ जाते हैं और वेरोनिका का उनके पीछे खड़ी रहती है। उन्हें बैठे हुए बस 5 मिनट हो जाते हैं, पर टीना ने जो लड़का कहा था वह अब तक नहीं आता। फिर कुछ देर बाद उन्हें सामने से 25 साल का एक लड़का आते हुए दिखाई देता है। उस लड़के ने शर्ट और डेनिम जैकेट पहनी हुई थी और उसी के साथ ब्लू जीन्स। उसकी कद काठी भी अच्छी थी, दिखने में गोरा चिट्टा था। वह लड़का दिखने में बेहद हैंडसम था। उस लड़के ने अपने चेहरे पर बड़े से सैट्स लगाए हुए थे और वह किसी हीरो की तरह चलते हुए आ रहा था। वहीं तीनों की नज़र उस लड़के की तरफ जाती है तो नंदिनी, आलिया और टीना उस लड़के की तरफ देखते ही रहते हैं। नंदिनी टीना की तरफ देखते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है तुझे इस लड़के में? देखना कितना हैंडसम है, पर तू इस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहती है। तू हैंडसम को का मार गोली, एक नंबर का गोल्ड डिगर है। तू बस इससे मेरा पीछे छुड़ा दे आलिया। इसके चेहरे से तो लगता ही नहीं कि यह गोल्ड डिगर है। कितना मासूम चेहरा है इसका। मेरा मन तो उसके गालों को चुम्मा देने का कर रहा है। ओ मेरी चुम्मेश्वरी, जरा शांत हो जा। वह बस दिखने में शांत है और स्वामी टाइप का है, असल में बहुत हरामी टाइप का है। बहुत हरामी टाइप का है ये। नंदिनी आलिया की बातों को छोड़ बस अपने डॉन वाले अवतार में आ जाओ और इस लड़के से मेरा पीछा छुड़ाओ। अब तो आना ही पड़ेगा, मुझे अपने डॉन के अवतार में आना ही होगा बच्चा, तेरे लिए। आलिया
आलिया टीना की तरफ देखते हुए, यह बस लास्ट टाइम हम दोनों तेरी मदद कर रहे हैं। अगली बार तूने ऐसी कोई गड़बड़ की ना तो तेरी शादी किसी बुड्ढे से करवा दूंगी, समझी मेरी बात? आलिया ने लगभग टीना को धमकी देते हुए कहा और टीना ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे। राजवीर के ऑफिस में राजवीर से कुछ ज़रूरी बातें बता रहा था और वहीं कुछ देर बाद दीपक वहां से चला जाता है और राजवीर गहरी सोच में कुछ सोच रहा होता है। तभी वहां पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। राजवीर के कान खड़े हो जाते हैं और वह उस दिशा में देखने लगता है जिस दिशा में कदमों की आवाज़ आ रही थी। राजवीर दूसरी तरफ देखते हुए उसे जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है जो कि उससे बहुत सालों बाद देखा था। राजवीर के ही हमउम्र एक शख्स राजवीर की कैबिन में प्रवेश कर रहा था। देखने में वह बेहद हैंडसम था। चलते हुए उसके भूरे बाल उसके माथे पर आ रहे थे। समंदर से गहरी आंखें राजवीर को कुछ बयां कर रही थी। उस शख्स की हाइट तकरीबन 6 फीट की थी। उसकी बॉडी उसे सबसे अलग बना रही थी। वह किसी फौजी की तरह चलते हुए राजवीर के पास आ रहा था। राजवीर उस शख्स को देखकर अपने मुंह से बस इतना ही निकालता है, रोहान त्रिवेदी। वह शख्स राजवीर को देखकर मुस्कुरा देता है। यह शख्स रोहान त्रिवेदी था, राजवीर का बचपन का दोस्त, क्योंकि बहुत सालों बाद भारत वापस आया था। वहीं राजवीर रोहन को देखकर खुश हो जाता है और खड़े होकर अपने दोनों बाहें फैला देता है। यशराज भी थोड़ी तेज चलते हुए आकर राजवीर के गले लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में नंदिनी, आलिया और टीना उस लड़के को अपने पास आते हुए देख रहे थे। वह लड़का जब टीना को देखा तो दूर से ही हाथ हिला देता है। टीना को उस लड़के को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आलिया उस लड़के को टीना की तरफ हाथ करते हुए देखकर वह मुस्कुराते हुए टीना से कहती है, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो और इसे अपने हाथ से जाने ना दो। बंदा अच्छा है और तुम्हें पसंद भी करता है, तुम भी उसे पसंद करके एक बार देख लो। आलिया की बात सुनकर टीना आलिया की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, इसे पसंद करे मेरी ज्योति। तभी वह लड़का उन तीनों के पास सामने खड़ा हो जाता है और वह आलिया की तरफ देख कर फिर अपनी नजरें टीना पर टिकाते हुए कहता है, हाय बेब्स, कैसी हो तुम? तभी वहां पर नंदिनी की कर्कश और कड़क आवाज गूंजती है, मरी नहीं है वो, तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है, तुम देख सकते हो वह कैसी है। नंदिनी की बात सुनकर वह लड़का अपनी नजरें नंदिनी की तरफ करते हुए कंफ्यूजन से उसे देखते हुए बोलता है, डू आई नो यू? नंदिनी उस लड़की की बात सुनकर बोली, ओह अंग्रेज की औलाद, हिंदी में वार्तालाप कर। अंग्रेज गए पर तुम जैसे कीड़ों को यहीं छोड़ गए। वहीं नंदिनी का ऐसा रूप परिवर्तित देख कर आलिया और टीना बिल्कुल हैरान नहीं होते हैं, पर उनके पीछे खड़ी हुई वेरोनिका जरूर हैरान हो जाती है। इस वक्त नंदिनी की लैंग्वेज बिल्कुल बदल चुकी थी। संस्कारी और सुशील दिखने वाली नंदिनी अब गालियों का प्रयोग कर रही थी। वह लड़का नंदिनी की बातों से यह तो समझ गया था कि यह लड़की उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस पर फिर भी वह नंदिनी को कुछ नहीं कहता और हिंदी बोलता है, क्या मैं आपको जानता हूँ या आप मुझे जानती हैं? नंदिनी उस लड़के को उल्टा जवाब देती है, तो कहीं का राजा है जो हम तुझे जानेंगे, चल अपना परिचय दे। वह लड़का नंदिनी की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा नाम संतोष है। अच्छा, इसलिए तूने मेरी फ्रेंड के जीवन में असंतोष फैलाया है। उसका पीछा क्यों कर रहा है तू? उसने तुझे कहा था ना वह तुझे पसंद नहीं करती है, तो फिर भी तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? नंदिनी ने किसी बड़े बुजुर्ग की तरह कहा। वह लड़का नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर पक चुका था, इसलिए वह भी नंदिनी को उल्टा जवाब देते हुए कहा, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाली? नंदिनी ने कहा, जो भी हूँ, पर तू मेरे दोस्त से दूर रह, वरना तुझे ऐसे गायब करूंगी कि तू किसी को मिलेगा भी नहीं। टीना, यह क्या बेतुकी है? अपनी दोस्त को समझा दो, मुझे ऐसी बात ना करे मुझसे। संतोष ने टीना पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, ओह आवाज नीचे, हमारे दोस्त से ऊंची आवाज में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, घटिया आदमी? आलिया ने उस लड़की की तरफ घूर कर देखते हुए चिल्लाते हुए कहा। वह लड़का आलिया की बात सुनकर बोला, मैं टीना से प्यार करता हूँ और उसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं उसे कैसे भी बात कर सकता हूँ, समझे तुम? ओहो,
मान ना मान, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, आलिया ने एकदम से उस लड़के को कहा। वहीं आलिया की यह बात किसी को समझ नहीं आई, इसलिए नंदिनी आलिया को अपने पास खींचती है और उसके कान में कहती है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान होता है, पर यह बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। नंदिनी की बात सुनकर आलिया, यार तुझे क्या करना है, तू बस फीलिंग्स पर ध्यान दे, कहावत कुछ भी हो। नंदिनी ने कहा, ठीक है ठीक है। फिर नंदिनी खड़े होकर उस लड़की की तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूमती है, और वहीं नंदिनी की हरकत से वह लड़का थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उस लड़की की तरफ देखकर नंदिनी उससे बोलती है, क्या तुम मेरी दोस्त से सच में प्यार करते हो। वह लड़का नंदिनी की बात पर उसे जवाब देता है, कोई शक। नंदिनी ने कहा, शक बहुत सारे हैं, पर मेरी दोस्त तुझे प्यार नहीं करती। वह लड़का नहीं, इसने खुद कहा था यह मुझसे प्यार करती है, उस लड़के ने बोला। उस लड़की की बात सुनकर नंदिनी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह गुस्से से टीना की तरफ देखने लगती है। वहीं आलिया को भी यह बात सुनकर थोड़ा झटका लगता है और वह भी टीना की तरफ गुस्से से देखने लगती है। वहीं टीना इन सब से अनजान होकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेती है और सीटी बजाने लगती है। दोनों समझ जाते हैं कि टीना ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई थी, पर अब वह लोग इस गड्ढे में कूद चुके थे तो उन्हें टीना को बाहर निकालना ही था। नंदिनी खुद को संयमित रखते हुए उस लड़के से बोलती है, तुम्हें पता भी है यह लड़की कौन है। हाँ यह टॉन है। हाँ यह टॉन है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। नंदिनी, यह कौन है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। नंदिनी अब उस लड़की मतलब संतोष से ज़्यादा रूडली बात नहीं कर रही थी। नंदिनी संतोष के सामने खड़ी हो जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, तुम जानती हो हमारी दोस्त को लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका इंटरेस्ट लड़कियों में है। वह एक इतना कहकर वह रुक जाती है और फिर संतोष की तरफ एक नज़र देखते हुए बोली, तुम समझ सकते हो मैं आगे क्या कहना चाहती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर संतोष गौर से टीना की तरफ देखते हुए बोला, टीना क्या है, तुम्हारी दोस्त सही कह रही है क्या। टीना तो नंदिनी की बात से हैरान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि नंदिनी क्या कर रही है और उसे कब से लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगा। पर वह कुछ कहती उससे पहले आलिया बोल पड़ती है, हाँ मेरी दोस्त नंदिनी सही कह रही है, तुमने जिस लड़की को चुना है उसकी गर्लफ्रेंड है। और वह इतना कहकर वह अपनी आंखों से संतोष को वेरोनिका की तरफ इशारा करती है। संतोष वेरोनिका की तरफ देखकर एक पल के लिए उससे डर जाता है, पर वह फिर टीना की तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक क्यों किया। उस लड़की की बात पर टीना तुनक कर कहती है, ओश संतोष, अब हमारे पर इल्ज़ाम मत डालो। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्रपोज पहले तुमने किया, बकरा बनने के लिए तुम पहले आए हमारे पास। हमने नहीं कहा था कि हम आपसे प्यार करते हैं। तुमने प्रपोज किया, हमने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करो हमारे सामने। मुझे तुम जैसी लड़की से बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है और वह आलिया और नंदिनी को घूरने लगती है। तो दोस्तों आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके कमेंट ढेर सारा करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।